नमस्कार। हिंदू मैरिज लॉ में दो शब्द हैं जो सुनने में तो लगभग एक जैसे लगते हैं। वॉइड यानी शून्य और वॉइडेबल यानी शून्य करणीय। पर इनके कानूनी मतलब और नतीजे जमीन आसमान का फर्क रखते हैं। और ये सिर्फ लीगल जार्गन नहीं है, इनसे किसी की पूरी जिंदगी, उनके अधिकार, उनका भविष्य तय हो सकता है। तो चलिए आज इस बहुत जरूरी लीगल डिस्टिंक्शन को आसान भाषा में समझते हैं। अक्सर हम सब यही सोचते हैं कि भाई रस्में हो गई, शादी हो गई, बात खत्म। पर क्या कानून की नजर में भी हर शादी शुरू से ही वैलिड होती है? सोचिए जरा, असल में ऐसा नहीं है। कानून कहता है कि कुछ शादियां तो ऐसी होती हैं जो कभी हुई ही नहीं मानी जाती, और कुछ ऐसी जो होती तो वैलिड हैं पर उन्हें बाद में कैंसिल करवाया जा सकता है। अच्छा, इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने का सबसे बढ़िया तरीका है एक एनालॉजी। मान लीजिए एक चेक है, तो जो वॉइड मैरिज यानी शून्य विवाह है वो एक ऐसे चेक की तरह है जिस पर सिग्नेचर ही नहीं है, मतलब वो शुरू से ही बस कागज का एक टुकड़ा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। दूसरी तरफ वॉइडेबल मैरिज यानी शून्य करणीय विवाह, ये उस चेक जैसा है जिस पर किसी ने जाली दस्तखत कर दिए हों। अब टेक्निकली जब तक बैंक को पता नहीं चलता और वो उसे कैंसिल नहीं करता, तब तक वो वैलिड है। यही है इन दोनों के बीच का फंडामेंटल डिफरेंस। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे वॉइड मैरिजेस को, फिर वॉइडेबल मैरिजेस पर बात करेंगे। इसके बाद दोनों के बीच राइट्स और कॉन्सिक्वेंसेस का कंपैरिजन करेंगे। फिर देखेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बारे में क्या कहता है, और आखिर में एन्युअलमेंट यानी शादी रद्द कराने की डेडलाइन पर भी नजर डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, वॉइड मैरिजेस। जैसा कि नाम ही बता रहा है, ये वो शादियां हैं जिन्हें कानून मानता है कि वो कभी हुई ही नहीं। दे आर इनवैलिड फ्रॉम इंसेप्शन। तो हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 11 हमें बताता है कि कौन सी शादी वॉइड होगी। इसके 3 मेन ग्राउंड्स हैं। पहला, बिगैमी, मतलब शादी के वक्त दोनों में से किसी का भी जीवन साथी पहले से जीवित हो। दूसरा, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, यानी दोनों पार्टियां ऐसे रिश्ते में हैं जहां शादी की मनाही है। और तीसरा, सपिंडा रिलेशनशिप, जो कि बहुत करीबी खून के रिश्ते होते हैं। अब देखिए, कानून इन 3 शर्तों को इतना फंडामेंटल मानता है कि अगर इनमें से एक भी शर्त टूटी तो वो शादी की बुनियाद को ही खत्म कर देता है। कोई इफ बट नहीं, शादी शुरू से ही वॉइड है। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मल्होत्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में इस बात को बिल्कुल साफ कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ऐसी शादियां वॉइड इप्सो जोरे होती हैं। ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका सीधा मतलब है बाय द लॉ इटसेल्फ, मतलब कानून की नज़र में ये शादी अपने आप ही वॉइड है। इसे वॉइड साबित करने के लिए आपको कोर्ट की डिक्री की भी ज़रूरत नहीं है। इट्स वॉइड, फुल स्टॉप। तो संक्षेप में कहें तो एक वॉइड मैरिज, जिसे वॉइड एब इनिशियो भी कहते हैं, मतलब फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, वो एक लीगल नलिटी है। एक ऐसी शादी जो कभी लीगली एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। और क्योंकि शादी ही नहीं हुई तो पार्टियों के बीच पति पत्नी का कोई लीगल स्टेटस भी नहीं बनता। अच्छा, तो ये तो हुई वॉइड मैरिजेस की बात। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी पर, वॉइडेबल मैरिजेस। और ये वॉइड मैरिजेस से बिल्कुल अलग हैं। एक वॉइडेबल मैरिज शुरू में 100% वैलिड होती है, लेकिन इसे बाद में कोर्ट के जरिए कैंसिल यानी एन्यूल करवाया जा सकता है। तो सेक्शन 12 में इसके 4 ग्राउंड्स दिए गए हैं। पहला है इम्पोटेंस, यानी शादी कंज्यूमेट नहीं हो सकती। दूसरा, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, मतलब मानसिक स्थिति ठीक न होने की वजह से कंसेंट देने में अक्षम होना। तीसरा, कंसेंट बाय फोर्स ऑफ फ्रॉड, यानी सहमति जबरदस्ती या धोखे से ली गई हो। और चौथा, अगर शादी के समय दुल्हन दूल्हे के अलावा किसी और से प्रेग्नेंट हो। अब यहाँ एक कॉमन पैटर्न देखिए, ये सारे ग्राउंड्स किसी एक पार्टी की मर्जी, उसकी सहमति या जानकारी से जुड़े हैं। इसीलिए कानून यहाँ अग्रीव्ड पार्टी यानी पीड़ित पक्ष को एक चॉइस देता है। वो चाहे तो शादी को रद्द करा सकते हैं या चाहे तो इसे एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। और सच पूछिए तो यही वॉइड और वॉइडेबल के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। वॉइडेबल मैरिज में कंट्रोल पीड़ित पक्ष के हाथ में होता है। उसके पास एक विकल्प है, एक चॉइस है। वो शादी को रद्द करवा सकता है या फिर उसे वैलिड मानकर चला सकता है। ये पावर, ये विकल्प वॉइड मैरिज के केस में बिल्कुल नहीं होता। इसे एक रियल केस से समझते हैं, गुरशरण सिंह वर्सेस सुरजीत कौर का मामला। इसमें एक 15 साल के लड़के की शादी जबरदस्ती एक 31 साल की महिला से करवा दी गई। अब कोर्ट ने इस शादी को वॉइड नहीं बल्कि वॉइडेबल माना। क्यों? क्योंकि लड़के की सहमति जबरदस्ती ली गई थी। इसका नतीजा ये हुआ कि लड़के को ये अधिकार मिला कि वो इस शादी को अन्युल करवा सके,
देखिए, ये केस इस कॉन्सेप्ट को कितना क्लियर कर देता है। तो वॉइडेबल मैरिज की डेफिनेशन क्या बनी? ये एक ऐसी शादी है जो पूरी तरह लीगल और बाइंडिंग है, जब तक कि कोई एक पार्टी कोर्ट जाकर इसे रद्द न करवा दे, और जब तक कोर्ट की डिक्री नहीं आती तब तक दोनों लीगली पति पत्नी ही माने जाते हैं। ऑलराइट, तो अब तक हमने वॉइड और वॉइडेबल दोनों को समझ लिया है। चलिए अब एक क्विक साइड बाय साइड कंपैरिजन करते हैं ताकि इनके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस और भी ज्यादा क्लियर हो जाएं। जरा इस टेबल को देखिए। लीगल स्टेटस में एक शुरू से वॉइड है तो दूसरा रद्द होने तक वैलिड। कोर्ट डिग्री एक में जरूरी नहीं, दूसरे में जरूरी है। हस्बैंड वाइफ का स्टेटस भी अलग है। मेंटेनेंस का अधिकार भी आमतौर पर वॉइड मैरिज में पत्नी को नहीं मिलता। पर यहाँ एक बहुत ही जरूरी और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, चाइल्ड लेजिटिमेसी। हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 16 दोनों ही मामलों में, चाहे शादी वॉइड हो या वॉइडेबल, बच्चों को लेजिटिमेट मानता है। ये एक बहुत ही पावरफुल प्रोटेक्शन है जो बच्चों को उनके माता पिता की शादी के लीगल स्टेटस के बुरे असर से बचाता है। चलिए अब इस डिस्कशन को पर्सनल लॉज से एक कदम आगे ले जाते हैं और देखते हैं कि हमारा संविधान इस पूरे मामले को किस नज़र से देखता है। क्योंकि शादी का फैसला सिर्फ एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये एक फंडामेंटल राइट भी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बार बार दोहराई है। द राइट टू चूज अ लाइफ पार्टनर, यानी अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार, हमारे संविधान के आर्टिकल 21 के तहत मिले राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का एक अटूट हिस्सा है। ये कोई छोटा मोटा अधिकार नहीं, ये हमारी पर्सनल लिबर्टी के कोर में है। और कई लैंडमार्क जजमेंट्स ने इस अधिकार को और भी मजबूती दी है, जैसे लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसमें कहा गया कि एक महिला जिसे चाहे उससे शादी करने के लिए आज़ाद है। फिर शफीन जहां केस, जिसने इस अधिकार को पर्सनल लिबर्टी का हिस्सा बताया। और शक्ति वाहिनी केस, जिसने साफ किया कि समाज या ऑनर के नाम पर किसी की कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम को छीना नहीं जा सकता। और अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल और शायद सबसे ज़रूरी पहलू पर, वो है डेडलाइन। अगर किसी को वॉइडेबल मैरिज को अनल करवाना है तो ये नहीं कि वो कभी भी करवा सकता है। द क्लॉक इज टिकिंग। अगर शादी फ्रॉड या फोर्स के ग्राउंड पर रद्द करवानी है तो कानून बहुत सख्त है। जिस दिन फ्रॉड का पता चला या जिस दिन फोर्स का असर खत्म हुआ, वहां से ठीक 1 साल के अंदर पिटीशन फाइल करनी होगी। 1 साल बस। अगर ये डेडलाइन मिस हो गई तो अनलमेंट का अधिकार भी हाथ से जा सकता है। और ऐसा ही एक और ग्राउंड है, प्री मैरिज प्रेगनेंसी। अगर इस आधार पर शादी अनल करानी है तो यहाँ भी शादी की तारीख से 1 साल की डेडलाइन है, पर इसके साथ कुछ और शर्तें भी जुड़ी हैं। ये 3 कंडीशंस हैं जो एक साथ पूरी होनी चाहिए। पहली, कि पति को शादी के वक्त प्रेगनेंसी के बारे में पता नहीं था। दूसरी, कि पिटीशन शादी की तारीख से 1 साल के अंदर फाइल की गई हो। और तीसरी, और ये बहुत ज़रूरी है, कि प्रेगनेंसी का पता चलने के बाद पति ने अपनी मर्जी से पत्नी के साथ कोई फिजिकल रिलेशनशिप ना बनाया हो। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करती हैं। एक तरफ हमारा संविधान आर्टिकल 21 के तहत हमें अपनी मर्जी से शादी करने की आज़ादी देता है, वहीं दूसरी तरफ यही कानून कुछ कंडीशंस के आधार पर शादी को इनवैलिड भी कर सकता है। तो सवाल ये है कि पर्सनल ऑटोनॉमी और स्टैट्यूटरी कंडीशंस, यानी व्यक्तिगत आज़ादी और कानूनी शर्तों के बीच एक सही बैलेंस कैसे बनाया जाए। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमारे कोर्ट्स और लीगल एक्सपर्ट्स आज भी लगातार मंथन करते रहते हैं।